नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कमेंट्स आए। 3 टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में अपन जो अपना आज का टॉपिक है कि मात्र 15 दिन में हम कैसे पूरी तैयारी करें MPSB ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस की या पैरामेडिकल अलग अलग कैडर के पोस्ट की। तो एक क्वेरी जो थी कि सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल अभी कट ऑफ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जब पेपर आएगा कैसा आता है, इजी आता है कि टफ आता है, अपन एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो जो है इसके कट ऑफ पे बनाए हैं और वो सटीक बिल्कुल सही निकले हैं, क्योंकि सोर्स आप ही हो। आप सबसे मैं 1 बाय 1 करके फ़ोन से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे पूछता हूँ कि आपके नंबर एग्जैक्ट कितने आए, मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजिए, तो वो मैं आपको बिल्कुल सटीक 100% बता दूंगा पेपर होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। चलो, दूसरा जो ये टॉपिक था वो ये था क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। तो अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे भी अगर मुझे पुख्ता जानकारी कोई सोर्स से मिलती है तो मैं आपके लिए उसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और तीसरा जो था वो था लैब अटेंडेंट को लेके। लैब अटेंडेंट वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर कहीं हमें किसी यूट्यूब पे नहीं मिल रहा पेपर का पैटर्न, और कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें। तो लैब अटेंडेंट वाले दोस्तों के लिए मैं बता दूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो उसके लिए आप NCERT की 11 और 12th की, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम की बुक डाउनलोड कर लें, और अगर इंग्लिश माध्यम वाले हैं तो इंग्लिश की डाउनलोड कर लें। बाकी पेपर के बारे में दोस्तों बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। जो जानकारी मुझे नहीं है मैं वो आपको प्रोवाइड गलत जानकारी नहीं करा सकता हूँ। चौथी एक क्वेरी थी रिजर्वेशन को लेके, जो 13% माननीय न्यायालय के द्वारा होल्ड की हुई सीटें हैं उनका क्या होगा। तो वो अभी सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से ही उसका फैसला होना है। और अगर 13% OBC वाले बच्चों को मिल गया तो वो पूरा का पूरा जो है, जितनी भी पुरानी भर्तियों में 13% सीटों पे होल्ड लगा हुआ है, पद सुरक्षित रखे गए हैं, वो जिनके पक्ष में भी फैसला आता है मोस्ट प्रोबेबली जो है OBC के ही पक्ष में आएगा, तो उनको वो पदों पे उस पर नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि अपने पास मात्र 15 दिन बचे हैं और 15 दिन में हम कैसे लैब टेक्नीशियंस की तैयारी कर लें, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। स्पेशली हमारे संविदा एम्प्लॉय क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उनको 50 नंबर भी लाना जो है उनको थोड़ा सा वैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनकी पढ़ाई छूटी हुई है। 10-10, 15-15 साल सीनियर हैं हमारे सर लोग। तो क्या करें क्या नहीं करें, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि हम आगे कट ऑफ का वीडियो, एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड होगा तो कितने दिन हो सकता है, इसके अलावा पेपर को कैसे सॉल्व करें, पेपर कैसा आ सकता है, इन सब के वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अपन लैब टेक्नीशियंस की 15 दिन में कैसे तैयारी करें। तो एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों की एक विजन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, स्पेशली संविदा एम्प्लॉय अगर जुड़ना चाह रहे हैं, तो मात्र 1000 रुपये में आप जुड़ सकते हैं। आपको सब कुछ सिलेबस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट होंगे, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। तो आप जुड़ सकते हैं मात्र 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन पे। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम और मयंक सर दोनों पढ़ाएंगे आपको। अब मात्र 15 दिन में हम पूरी तैयारी कैसे कर लें, केवल 15 दिन बचा है। तो सबसे पहले तो आपको एक अनुशासन बनाना है कि आपको कम से कम कितना पढ़ना है, 8 से 10 घंटे। ठीक है, 8 से 10 घंटे पढ़ना है। हर 2 घंटे में आपको आधा या 1 घंटे का ब्रेक लेना है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लेना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपको। 8 से 10 घंटे जो है आपको पढ़ना है। और क्या करना है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि आप कैसे तैयारी करें। और इस 15 दिन में भी आपको 10 दिन क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी के 5 दिन में आपको 2 बार रिवीजन करना है, और पढ़ाई के 24 घंटे पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। तो जैसा हमारा 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लो एनाटॉमी फिजियो हो गया, तो क्या करें इसको, कुछ नहीं, सारे पार्ट्स का, ऑर्गन की लेंथ, ठीक है, वेट और फंक्शन, बस इतना ही। कितना किसका वजन है, किसकी क्या लोकेशन है, ठीक है, किसकी कितनी लेंथ है, और उन सब के क्या क्या फंक्शंस हैं। मेजर ऑर्गन का
क्या मेन फंक्शन है, जैसे लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें मेजर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। और सेल सबसे ज़्यादा पढ़ लें। सेल को मैं नहीं बोलूँगा कि शॉर्टकट अपनाओ, आप सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, क्या क्या करता है, किसने डिस्कवर किया था, वो सारा चीज़ आप पढ़ लें सेल्स। बाकी की चीज़ें आप क्या करें, इन सारी चीज़ों से पढ़ लें। अब दूसरा चीज़ आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों कौन सी आती है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या करें, तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले नॉर्मल रेंज, क्या करना है आपको, नॉर्मल रेंज, जितनी भी हमारी RFT है, LFT है, लिपिड प्रोफाइल है, कार्डियक प्रोफाइल है, थायराइड प्रोफाइल है ना, कोलेस्ट्रॉल है, उस सब चीज़ों की क्या करें, नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज के साथ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट आप जितनी भी यूनिट में वो एक्सप्रेस होता है वो सारी चीज़ें रट लें। नॉर्मल रेंज के बाद मेथड, मान लो बिल्रूबिन वेंडनबर्ग से किया जाता है तो दूसरी मेथड कौन सी है ना, जेफे रिएक्शन से आपका क्रिएटिनिन किया जाता है तो उसकी और दूसरी कौन सी मेथड होती है। मेथड के बाद कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है और कितने आप फिल्टर पे, कितनी इंटेंसिटी पे कर सकते हैं उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटी मोटी आपको बीमारियां रटना है कि किडनी का अगर हम टेस्ट करेंगे तो किडनी का स्टेटस कौन दिखाएगा, क्रिएटिनिन, यूरिया, मोटा मोटा आएगा, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा आपको 3 चीज़ें और पढ़ना है, लिपिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और इसके अलावा क्या हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और एंजाइम्स हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया, एंजाइम्स हो गया। तो लिपिड पढ़ लें आप, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लें, प्रोटीन पढ़ लें, एंजाइम्स पढ़ लें। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको याद रखना है। मान लो जैसे मोनोसेकेराइड है तो इसका एक फॉर्मूला होता है GERG, गर्ग, मतलब ये ट्रिक है। और यहाँ हो गया आपका डर्फ, तो जी से ग्लिसराइल्डिहाइड हो गया, ई से एरिथ्रो, आर से राइबोलोज, जी से ग्लूकोज। तो इनका क्या बनेगा, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला आप अपने दिमाग में सेट करें और ताकि वो एग्जाम के समय आपको याद आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री हो गई आपकी, और एक दिन का समय आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, दूसरे दिन का समय आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए। ठीक है, 2 दिन हो गए आपके। तीसरा आपका जो है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी दोस्तों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किसी ना किसी लेबोरेटरी में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें आती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कैसे फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोपाइसिस हो जाएगी, है ना, हेमेटोपाइसिस लिख लेता हूं मैं आपको। हेमेटोपाइसिस की आप मेन स्टेज याद रख लें। जैसे अगर मान लो एरिथ्रोपाइसिस पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिनाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट में होता है ना, वहाँ पे हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है। तो हेमेटोपाइसिस में आपकी तीनों सेल्स आ गई, एरिथ्रोपाइसिस आ गया, ल्यूकोपाइसिस आ गया, और तीसरा आपका जो आ गया थ्रोम्बोपाइसिस आ गया। कितनी उसकी कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, प्लाज्मा पार्ट कितना होता है, उसमें से फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसमें से आरबीसी प्लेटलेट्स मान लो 44% होते हैं तो 1% आपका डब्ल्यूबीसी होता है। ऐसे ही आपका प्रोटीन में एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ग्लोबिन क्या करता है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, कितने कितने परसेंट होते, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो गया। इसके बाद आपके सारे आते हैं टेस्ट, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, डीएलसी काउंट, टोटल आरबीसी काउंट, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। इनके फ्लूइड्स जरूर पढ़ें आप, है ना, सारे काउंट्स के फ्लूइड्स पढ़ें और फ्लूइड्स का कॉम्पोजिशंस पढ़ें। मान लो हेम्स फ्लूइड में क्या यूज होता है, डेसीज फ्लूइड क्या के लिए यूज होता है, टर्क्स फ्लूइड का क्या उपयोग है, ट्वाइसन फ्लूइड, ठीक है, और हिंगलेमान फ्लूइड, डंगर फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड्स और उनके कंपोजिशंस आवश्यक रूप से पढ़ें। न्यूबार्स चैम्बर को बिल्कुल ना भूलें। किसको ना भूलें आप, न्यूबार्स चैम्बर को। न्यूबार्स चैम्बर में जो है 9 स्क्वायर होते हैं, जिसमें से आपका डब्ल्यूबीसी आप कहाँ करेंगे, चारों कॉर्नर पे करेंगे। आरबीसी कहाँ करेंगे आप, सेंटर के सेंट्रल में और उसके चारों में, मतलब 5 में, और प्लेटलेट मतलब पूरे आपके 25 स्क्वायर में करेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखें। इसकी डेप्थ कितनी होती है वो याद रखें, है ना, कवर स्लिप की डेप्थ कितनी होती है, फ्लूइड की डेप्थ कितनी होती है, सबके डाइल्यूशन कितने होते हैं, सबका रेशियो कितना होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए। इसके अलावा ईएसआर के अलावा पीसीवी, एनीमिया, आईडीए, कौन सा डाइटरी एनीमिया है, ठीक है, मार्फोलॉजिकल एनीमिया, एटियोलॉजिकल एनीमिया, मतलब मोटा मोटा जो आप जानते हैं। अगर आरबीसी के साइज में वेरिएशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एनाइसोसाइट्स बोलेंगे, है ना। अगर साइज में वेरिएशन है तो क्या है, एनाइसोसाइट्स है। शेप में अगर वेरिएशन है तो पाइक्लोसाइट्स है। दोनों में वेरिएशन है तो एनाइसोसाइट,
एनाइसोपाइक्लोसाइटोसिस, है ना। तो ये आपको मोटा मोटा पढ़ना है। तो तीसरा सब्जेक्ट का भी दिन आपका 1 का हो गया, ठीक है। चौथा आपको क्या करना है दोस्तों, इन 15 दिनों में चौथा मान लो माइक्रोबायोलॉजी है। कौन सा सब्जेक्ट है, माइक्रो है, ठीक है दोस्तों। यहां ब्लड बैंकिंग लिख लेते हैं, चलिए माइक्रो छोड़ दीजिए, ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड हैं कि इसमें अगर ये होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीजन कौन होगा। इसके अलावा जो आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन होगा या नहीं होगा, किसने डिस्कवर किया था, इस ब्लड ग्रुपिंग को किसने डिस्कवर किया था, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है ना। इसके अलावा आपको डीसीटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट कुम टेस्ट और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पूछा जाता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पूछ ली जाती है कि अगर किसी को ब्लड चढ़ा दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और जो पूछी जाती है महत्वपूर्ण, कि अगर डोनर सिलेक्शन करना है तो डोनर सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो, ठीक है। बाकी बायोलॉजी में एलाइजा वगैरह आप पढ़ लेंगे, सीरोलॉजी में। तो ये ब्लड बैंकिंग हो गई। ब्लड बैंकिंग के बाद हम बात कर लेते हैं पैरासाइटोलॉजी की। किसकी बात कर लेते हैं, पैरासाइटोलॉजी की। तो पैरासाइटोलॉजी दोस्तों आपको तीनों तरह से पढ़ना है। कैसे तीनों तरह से पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको ब्लड में, और दूसरा पढ़ना है आपको यूरिन में, और तीसरा पढ़ना है आपको स्टूल में, ठीक है। ब्लड वाले पैरासाइट्स आपके लीशमानिया डोनोवानी हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो मलेरिया होता है इनसाइड आरबीसी होता है, उसकी दो जो है सिजियोगोनी और स्पोरोगोनी, मच्छर में जो साइकिल होती है वो स्पोरोगोनी और जो ह्यूमन में होती है वो सिजियोगोनी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फाइलेरिया की लेंथ वगैरह कौन सा होता है, और यूरिन पैरासाइट ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और ट्राइकोमोनास होमिनस। इसके अलावा स्टूल पैरासाइट बहुत सारे हैं, कौन सा बिब बॉम्ब है, कौन सा टैप बॉम्ब है, कौन सा राउंड बॉम्ब है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक इन 15 दिनों में, क्योंकि बाकी तैयारी कर चुके हैं आप। बेसिक तो गलत ना हो हमारे समदा भाइयों का, है ना, तभी तो 50 नंबर आएंगे। 6वें नंबर की पेपर की बात कर लेते हैं, तो ये है माइक्रोबायोलॉजी। आपका पैरासाइटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग को आपको देना है दोनों को 1 दिन, ठीक है। अब है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में दोस्तों पूरा ट्रिक से पढ़ें आप। मैं एक वीडियो करूंगा माइक्रोबायोलॉजी की, 3-4 वीडियो बताऊंगा आपको कैसे ट्रिक से ही आप 2 मिनट में ही पूरे आपके बैक्टीरिया याद हो जाएंगे, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो, ग्राम नेगेटिव कोकाई हो, ग्राम पॉजिटिव वेसिलाई हो या ग्राम नेगेटिव वेसिलाई हो, उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी उसकी पढ़ना है। एनारोबिक वीरिंग वेसिलाई कौन सा है, तो आपका वेसिलस एंथ्रेसिस है। स्पोर वीरिंग, माफ कीजिए, स्पोर वीरिंग तो क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज हो गई हमारी, बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया। इसके अलावा जो है आइसोलेट किस पे कर सकते हैं, मैं कहूँ कि अगर ज़्यादा आता है आपका, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट आपके कैटा ले जा सकते हैं, कोग ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक। इसमें भी आपको 1 दिन लगाना है माइक्रोबायोलॉजी में। कितना लगाना है, 1 दिन लगाना। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, सीरोलॉजी की। सीरोलॉजी में क्या करें आप, सीरोलॉजी में सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। क्या पढ़ें आप, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब भी एंटीबॉडी पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। हमारा जो प्लाज्मा सेल्स लिम्फाइड टिश्यू है वहाँ से होता है। प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, कोई पेंटामर है, कोई डाइमर है, मोनोमर है। उनकी जो सीरम में लाइफ स्पैन होती है वो कितना होता है, कंसंट्रेशन कितना होता है सीरम में, वो देखना है। हाफ लाइफ कितनी होती है वो देखना है। और कौन सी एंटीबॉडी जो है आपकी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है, कौन सी क्रॉस हो जाती है प्लेसेंटा से आईजीजी। तो ये सारी चीज़ें, और मॉलिकुलर वेट भी ये कर लिया। फिर बाकी आपको केवल क्या करना है, वीडीआरएल हो गया आपका आरए फैक्टर हो गया, आपका विडाल हो गया, आपका एलाइजा हो गया। केवल इसमें आपको याद रखना है कौन सी मेथड से करते हैं, और जो आपका रिएजेंट यूज हो रहा है उसमें एंटीबॉडी है या एंटीजन है, उसमें कौन सा चीज कोटेड है, कार्डियोलेपिन कोटेड है, कार्बन कोटेड है, कोलेस्ट्रॉल है, विथ कोलेस्ट्रॉल है, विदाउट कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें। तो इस सीरोलॉजी के लिए आपको हाफ डे चाहिए। क्या चाहिए, हाफ डे चाहिए। फिर अपन 8वें टॉपिक पे चलते हैं। तो 8वें टॉपिक पे अपन देखेंगे कि हमारी आती है हिस्टोपैथोलॉजी। क्या आती है, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपको 1 दिन का समय चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको स्पेसिमेन कैसे रिसीव्ड करते हैं, इसके अलावा फिक्जेटिव आपको याद रखना है, चाहे वो आपके जेंकर्स हो, फॉर्मल हो, इसके अलावा आपका वाइंस फ्लूइड हो, जेंडर्स फ्लूइड हो, डिगैल्सिफिकेशन फ्लूइड, सबके नाम, सबके कॉम्पोजिशंस। अब सिंपल तो नहीं पूछेगा ना, वो आपसे कॉम्पोजिशंस पूछेगा कि ये चीज़ किस में होती है, इसका यूज क्या है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या हैं फिक्जेशन के। इसके अलावा टिश्यू प्रोसेसिंग हो गया, ब्लॉक एम्बेडिंग हो गया, टिश्यू को कैसे करेंगे आप, किस मीडिया पे करेंगे, डिहाइड्रेशन कौन करता है, क्लीयरिंग कौन करता है, डी अल्कोहलाइजेशन कौन करता है, इम्प्रेग्नेशन कौन करता है, इन्फिल्ट्रेशन कौन करता है,
इसके अलावा वाटर बाथ का टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा, स्टेनिंग में कौन सी एसिडिक डाई है, कौन सी बेसिक डाई है, क्लीनिंग का काम कौन कर रहा है, डीफेराफिनाइजेशन का काम कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपका 1 दिन हो गया। अंत में आपका जो है नवा है आपका साइटोपैथोलॉजी। ठीक है दोस्तों, साइटोपैथोलॉजी में आपको याद रखना है कि इसमें से साइटो और हिस्टो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि दोनों में से आपको जो आप काम करते हो वही पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी इसमें पूछने वाला है ही नहीं है, चाहे हेमेटोलॉजी हो चाहे ये हो। साइटोलॉजी में आपको टेक्निक्स पूछी जाएंगे, कितने प्रकार की आपकी साइटोपैथोलॉजी होती है, एस्पिरेशन हो गए, इम्प्रिंट साइटोलॉजी हो गई, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी हो गई, उनको कैसे कैसे मटेरियल निकालते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, एफएनएसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, कितने गेज की निटिल का यूज करते हैं, कैसी प्रोसीजर है। इसके अलावा जो आप फिक्जेटिव यूज करते हैं उसमें कौन सा फिक्जेटिव यूज करते हैं, तो अल्कोहल, ईथर, और बाकी आपका कार्नवाइज फ्लूइड पूछ लिया जाएगा, स्कोडेंस फ्लूइड, स्वेडिंस फ्लूइड पूछ लिया जाएगा। ये दुनिया भर की चीज़ें पूछ ली जाएंगी। तो ये आपके सिलेबस थे, आपके एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको 15 दिन में पूरा आपको सिंपल तरीके से बेसिक पूरा क्लियर करना है। ये ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लिया। ठीक है, अच्छी बात है डीप पढ़ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का है परीक्षा में। आप मर्जी कितना पढ़ लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस, जो चारों ऑप्शन होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो आप बिल्कुल गड़बड़ कर जाते हैं। और अगर 2 से 3 नंबर की जिसकी सिली मिस्टेक्स हुई, चाहे जितने बंदा गोल्ड मेडलिस्ट क्यों ना हो, मैं बता दूं आपको साहब, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। इसके बाद मैं आपको वीडियो लाऊंगा जो मैंने आपको पहले ही बताए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें, जानकारी जुटा सकें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।